हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। तो पिछले टॉपिक में हम लोग बाबू कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों के बारे में। आज उसी यूरोपीय कंपनियों के क्रम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे इस वीडियो लेक्चर में। पिछले क्लास में क्या क्या बात हो गई थी उसी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त आप सबसे एक बात और करनी थी। आप सबने देखा होगा कल का वीडियो लेक्चर, यदि आप सबको मिल गया होगा उम्मीद करते हैं, तो गणित के आपके लिए एक ज़बरदस्त अध्यापक आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको कल का कंटेंट ठीक ठाक बेहतरीन लगा होगा आप सबको। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, तभी जो है चीज़ें बेहतर बन पाएंगी। और हमारे तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि आप सबको फ्री ऑफ कास्ट एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त पेट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड पे 1 या 2 दिन या ऑलमोस्ट 3 दिन के पश्चात एक बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगले बचे हुए नियर अबाउट 40 दिन में जो भी महत्वपूर्ण पोर्शन है, जहाँ से पढ़ करके आप जो क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम है, जिसको क्वालिफाई करने तक का जो नंबर है उसको आप गेन कर सकें, इस तरीके का प्रयास किया जाएगा। ये प्रयास तब और बेहतर ढंग से हो सकेगा यदि आपकी तरफ से भरपूर प्रयास और सहयोग मिला तो, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो बात बन पाएगी। यही एक है जो हमको हौसला देता है कि चीज़ों को और अच्छा करने के लिए। तो गणित के ज़बरदस्त अध्यापक हैं, अन्य जो भी सब्जेक्ट की जैसे जैसे नीड होगी लोग जुड़ते चले जाएंगे और आप सबके लिए लगातार जैसे प्रयास चल रहा है वैसा होता चला जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले आपको बताया था कि प्राचीन भारत में हमारा यूरोपियों के साथ कैसा संबंध रहा, और आगे चल करके आधुनिक भारत में जब नए समुद्री मार्गों की खोज हो गई तो किस प्रकार से संबंध बने। हमारी पुर्तगाली कंपनी उसमें सबसे पहली थी। तो पुर्तगाली कंपनियों से बनने वाले एक पिछले क्लास में लगभग हल्का फुल्का एक ओवरव्यू आपको मिल गया था। आज इस पुर्तगाली कंपनी से बनने वाली जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पिछली क्लास में हमने बता दिया था, एक भारत में जब इन लोगों ने देखा, स्पेशली पुर्तगालियों का जो ज़्यादातर साम्राज्य रहा या उन्होंने जिस एरिया को ऑक्युपाई किया, कैप्चर किया, वो ज़्यादातर देखेंगे तो तटवर्ती इलाके जो समुद्री इलाके रहे उस पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। और नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में भारत में उन्होंने समय समय पर अपने अधिकारियों को भेजा और इन्हीं को जो नए अधिकारी आए भारत में इनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए इन्हीं को हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वायसराय आए, लेकिन जो अपने लिए महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका नाम यदि आप सबसे पूछा जाए, यदि आपसे कोई पूछा है प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो आप किसका नाम बता देंगे? पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है। प्रश्न हम आपको लिख दे रहे हैं, यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट करके बताएं, उसके बाद फिर हम आपको बता देते हैं प्रथम पुर्तगाली वायसराय। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ये दूसरा प्रश्न हो गया बाबू आपका। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारत में एक इनके द्वारा बाबू पॉलिसी शुरू की गई, ब्लू वाटर पॉलिसी। अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, सबको घबराना नहीं है, ये बस एक बात लिख दे रहे हैं जिससे व्यवस्थित रूप से आपका नोट्स बन सके। ब्लू वाटर पॉलिसी, या तो इसी को कहा जाता है शांत जल नीति। यहां से 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसका विचार किसने दिया, और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसको लागू किसने किया। ये 2 बढ़िया प्रश्न बन जाएंगे अच्छे लेवल के प्रश्नों में से यदि बातचीत की जाए। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली कंपनी कैसी कंपनी रही, एक प्रश्न ये भी बन सकता है। पुर्तगाली कंपनी, कहने का अभिप्राय ये है बाबू, ये पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनी, या प्राइवेट अंडरटेकिंग। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इन पुर्तगाली कंपनियों के या पुर्तगाली साम्राज्य के भारत में कौन कौन से प्रमुख वायसराय रहे। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न यदि आपसे बातचीत की जाए कि पुर्तगालियों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी। अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत के किस तट पर पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित हुआ था। अभी ये सारे प्रश्न आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। यदि आप जानते हो इनका उत्तर तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जो लोग सबसे ज़्यादा उत्तर देंगे उनके लिए अगले बार कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा, और अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो बात और मज़ा आएगा। तो भारत के किस तट पर पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित था, इसके अतिरिक्त बाबू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुर्तगाली कंपनी का कार्टेज व्यवस्था, यदि आपसे कोई चर्चा कर ले कि कार्टेज व्यवस्था क्या है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कोचीन कब तक इनका प्रमुख केंद्र रहा और कब जाकर के गोवा इनका प्रमुख केंद्र बना और ये कब तक रहा। तो ये पुर्तगाली कंपनी से बनने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें, जैसे प्रश्न पूछा जाता है, इधर लिख देते हैं कि पुर्तगाल की भारत को देन, या पुर्तगाली अपने वहां से आए तो भारत में क्या क्या लेकर के आए। तो इन सबसे बढ़िया प्रश्न जो बन सकते हैं पुर्तगाल कंपनी से चर्चा हमने कर दी थी। अभी इसमें भी एक्सप्लेनेशन होगा, तो सबको बारी बारी से बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बन करके आया था, या 3 महत्वपूर्ण इनके जो वायसराय हैं उनको, बड़े गर्मी का दिन है, पसीना से लथपथ देख ही रहे हैं, तो गर्मी के दिन में पसीना से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए फ़ैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यदि फ़ैन का इस्तेमाल, यदि फ़ैन शब्द को यदि आप याद रख पाते हैं तो 3 जो प्रमुख इनके वायसराय हैं वो आपके जेहन में बड़े आसानी से हो जाएंगे। पहले अब से जो है होगा उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसे आप याद करेंगे अल्बुकर्क को, और आपको एन से आपको याद करना है नीनो डी कून्हा को। यही 3 पुर्तगाली कंपनी के प्रमुख वायसराय रहे, और इन्हीं के कार्यकाल में पुर्तगालियों के लिए, और इसको अधिक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे बातचीत की जाए, जैसे कि मेंस में प्रश्न पूछा गया है कि पुर्तगालियों के भारत में आने के प्रमुख उद्देश्यों की विश्लेषण सहित व्याख्या कीजिए, उसका भी इसमें अभी हल्का सा ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे। पहले इन जितने प्रश्न लिखे गए हैं इनका एक बार आपको उत्तर दे देते हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय यदि आपसे पूछा है तो आप बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो ब्रैकेट में बाबू लिखा होगा यही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, इसको यहां पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है, अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का विचार यदि आपसे कोई पूछे कि विचार किसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, तो विचार बता देंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा रखा गया, और इसे लागू करने का जो राइट है या जो व्यक्ति लागू किया उसका नाम है अल्बुकर्क। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्पेशली ये ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति क्या रहा। इसी से लिंकअप होकर के व्यवस्था है कौन सी, जो आप देख रहे हैं कार्टेज व्यवस्था, और इसी से लिंक होकर के एक और बात है जिसको कहा जाता है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, इन तीनों पे ये स्पेशली थोड़ा सा बड़े स्तर की परीक्षाओं में लगभग ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बात आ गई तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी आप सब जानते हैं, स्पेशली पुर्तगाल का भारत के पश्चिमी तट पे
मालाबार तट पे इनका साम्राज्य स्थापित रहा। इन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि जो पानी के ऊपर इनका अधिकार रहा, इन्होंने अपने 9 सैनिक या 9 अड्डे स्थापित किए और उसके अंतर्गत होकर के किसी की भी यदि जहाज जाएंगी तो उनसे यह पैसा लेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। कहने का मतलब यदि उद्देश्य की चर्चा हम लोग यहीं पे कर लेते हैं तो पुर्तगालियों के भारत में आने के 2 प्रमुख उद्देश्य बताए जाते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है बाबू इनका आर्थिक उद्देश्य। ये भारत में आए थे अपने अर्थ की पूर्ति के लिए, और दूसरा इनका जो उद्देश्य था भारत में आने का, या 2 इनके प्रमुख उद्देश्य रहे। एक है धार्मिक उद्देश्य। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी, यदि इसको विश्लेषण स्तर पे बातचीत की जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये आर्थिक उद्देश्य के अंतर रहा कि इनके धार्मिक उद्देश्य के अंतर्गत, तो आप क्या बता देंगे? आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत। यहां तक बात क्लियर है। अब देखा पुर्तगाली कंपनी पब्लिक अंडरटेकिंग थी कि प्राइवेट अंडरटेकिंग। पहले क्लास में हमने आपको चर्चा कर दिया था कि यह एक सरकारी कंपनी थी और यही कारण रहेगा इसकी बर्बादी का, क्योंकि इसको जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट जाएगा राजा के पास और राजा उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे भवन निर्माण में, युद्ध में, जिसके कारण ये कंपनी घाटे में चली जाएगी और उस स्तर का विकास नहीं कर पाया जैसे आगे चल करके फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे। प्रमुख वायसराय में 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, एफ, ए और एन का। ए से बाबू आपको याद रखना है अल्बुकर्क, एफ से याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और एन से याद रखना है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। इसी नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में आप देखेंगे कि जो ईस्ट पुर्तगाली कंपनी का जो प्रमुख केंद्र बनेगा वही गोवा रहेगा। और भारत के आज़ादी के बाद 1961 तक जब गोवा को और जो भी पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन क्षेत्र रहा उसको मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय के नाम से, तब जाकर के इसको मुक्त कराया गया था। यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रमुख वायसराय में इनको याद रख सकते हैं। अल्मीडा में हमने आपको बता ही दिया कि अल्मीडा भारत में पुर्तगाली कंपनी का साम्राज्य संस्थापक के तौर पर, वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो अल्बुकर्क। नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में गोवा इनका प्रमुख केंद्र बनेगा और वही रहेगा 1961 तक। भारत के किस तट पर पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित था? बता देंगे बाबू, पश्चिमी तट पर, मालाबार तट लिख सकते हैं। इसके अलावा पुर्तगालियों की भारत की यदि देन देखें तो एक शब्द है बाबू कास्ट, इसको जाति कहा जाता है। एक और खास बात बता दें अपने दर्शकों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, जैसे इतिहास में काफ़ी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनकी वास्तविकता के साथ यदि आप सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर के विश्लेषण करेंगे तर्कों के साथ, तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी कुछ हद तक मिलावट हुआ है। जैसे कास्ट शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण आज जाति कर दिया गया है, लेकिन कास्ट और जाति में जो कास्ट सिस्टम है और जो वर्तमान समय में जातीय व्यवस्था के साथ इसका तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसमें काफ़ी कमियां और गड़बड़ियां हैं। तो बहुत जल्द ही आप सबके बीच में इसी चैनल पर या तो किसी एक नए चैनल पर आप कह सकते हैं, या तो इस पे कह सकते हैं एजुकेशन पर्पस से जो भी बातचीत की जाएगी, और किसी दूसरे पे या तो इसी पे, जैसा देखा जाएगा, जैसी संभावना बनती है। इतिहास में जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसे विवादित मुद्दे हैं जो हमारे समाज में आज लोगों के मन में, लोगों के जेहन में भर दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करने का यथासंभव प्रयास बहुत जल्दी आगे आने वाले कुछ दिनों महीनों में करने को आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसको देख करके निश्चित रूप से वास्तविक तौर पर आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। ऐसा शुरू तब किया जाएगा जब आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे, इसकी डिमांड करेंगे, तो हमारे तरफ से ये प्रयास किया जाएगा यदि आपका समर्थन मिलता है, क्योंकि आप ही से हम हैं। यदि आप समर्थन नहीं करेंगे तो फिर बात मुश्किल हो जाएगी। तो पुर्तगालियों की पुर्तगाली क्या क्या भारत लेकर के आया, तो उसमें देखें एक कास्ट जो शब्द है। दूसरी बात देखें इसमें फलों में देखेंगे तो संतरा, इसके अलावा बाबू आलू, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तंबाकू, संतरा लिख दिए हैं। तो ये सारे कुछ इनके द्वारा प्रमुख तौर पर भारत में लेकर के आए गए। और कौन कौन सा प्रश्न? पुर्तगाली कंपनी का कार्टेज व्यवस्था पे चर्चा कर लेते हैं। यही ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत बाबू जो ये पैसा लेते थे लोग, इसी व्यवस्था को चुंगी कर, इसको सरल भाषा में कह सकते थे, इसी व्यवस्था अंग्रेजों की इसी आर्थिक मॉडल को मुगल काल में भी आपको देखने को मिलेगा। मुगल काल के महान शासकों में गिनती होती है।
हालांकि जब उनका विश्लेषण किया जाएगा तो उनकी सारी महानता धरे की धरे रह जाएगी, जिसको अकबर महान के नाम से आज हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई किसी से मतभेद नहीं है, लेकिन बस प्रयास इतना है कि जो वास्तविकता है, जो सही है। तो अभी तक आपको जो एक पक्ष, केवल आपको एक ही पक्ष बताया गया है। आगे आने वाले समय में परीक्षा के पर्पज से देखिए यही सिलेबस बना हुआ है, तो वो हम लोग जानेंगे, लेकिन वास्तविकता, इतिहास का वास्तविक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आप सब नाम सुने होंगे डॉक्टर पी.एन. ओक का, पुरुषोत्तम नागेश्वर के जबरदस्त इतिहासकार हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे विवादित मुद्दे पे बड़े तर्कों के सहित अपनी बातें प्रस्तुत की हैं। तो धीरे धीरे करके पी.एन. ओक, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकार ऐसे हैं जिनको यदि आप पढ़ेंगे, स्पेशली हमारे इतिहास में देखें तो इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे बहुत कम लोग आजकल के विषय में, आजकल के दौर में चर्चा करते हैं। तो जब दोनों बातों को आप जान पाएंगे, परस्पर उनका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे, तब चीज़ें आपके लिए बेहतर और आसान हो पाएंगी। और जिस सोने की चिड़िया को आज केवल हम सुनने के लिए मिलता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया थी, कहने के लिए हो गई है। जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप देखेंगे तो आपको वास्तविक तौर पे भारत की शक्ति का एहसास होगा, और यही शक्ति का एहसास आपको हनुमान बनाएगा। देखिए, इतिहास विषय को हम हमेशा से यही अपने विद्यार्थियों से, क्लासेस जब भी ऑफलाइन होती हैं उसमें हम हमेशा कहते हैं कि आप सब हनुमान हैं, बस आपको एक जामवंत की ज़रूरत है। तो इतिहास वही वह विषय है जो आपको आपके हनुमान होने का एहसास करा देगा, और जिस दिन आपको हनुमान होने का एहसास हो गया, उस दिन फिर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दिक्कत ऐसी है कि बशर्ते हमको उस विषय वस्तु की जो वास्तविक बात है, जो ठोस ठोस जानकारी है, अभी उपलब्ध नहीं कराया जा सका गया है। लेकिन इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे उन सभी एक मुद्दों पे चर्चा होगी, खुलकर चर्चा होगी। बस आपसे एक ही गुजारिश है, क्या आप भरपूर समर्थन दें, प्यार दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जब भी देखें पूरा, जितनी बातों को ध्यान से कायदे से आप सुनेंगे वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल सॉरी, यदि आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही होगा, और यदि आप एक सामान्य भारत के नागरिक हैं तो भी आपको इतिहास भूगोल आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आज आपको ये सारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा। कुछ और प्रश्न बचे हैं, इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो की स्लाइड में हम लोग आपको बता देंगे डच कंपनियों के बारे में, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डेनमार्क कंपनी के बारे में, और जो थोड़ा मोड़ा बात बचा हुआ है इसमें, इस वीडियो लेक्चर में आपको बता देते हैं। कार्टेज व्यवस्था उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। देखें, शुरुआत में देखें तो प्रारंभिक दौर में इनका जो साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र रहा वह कोचीन रहा, लेकिन आगे चल करके गोवा इनका 1530 में हो गया, और 1530 से लेकर के 1961 तक यही इनका केंद्र बना रहा। तो यहाँ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा भी गया है, बहुत कम किताबों में आपको ये तथ्य मिलेगा। यदि आपसे कोई पूछ दे कि भारत के वर्तमान समय के जो स्वतंत्र क्षेत्र हैं उसमें सबसे लंबे समय तक यदि कोई क्षेत्र गुलाम बना रहा तो वह क्षेत्र कौन सा है, तो वह क्षेत्र आप बता देंगे कौन सा, गोवा। क्योंकि बाबू यह 1961 तक रहा केंद्र के तौर पर, और 1961 में जाकर के पुर्तगालियों से के माध्यम से इसको आज़ाद कराया गया था। गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। और आप जानते हैं भारत के जवानों को एक बार बस इनको मिल गया आदेश, तो उसके बाद तो फिर ऐसी की तैसी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो लेक्चर आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्यार जैसे बरसाते रहें, अभी तक आगे भी बरसाते रहेंगे उम्मीद करते हैं। और जिस जिस सब्जेक्ट पे हमने आपको पेट के लिए बताया, बस आगामी 2-3 दिन में आपको पूरा एक स्ट्रेटजी बता देंगे, और उसी स्ट्रेटजी पे यदि आप चलें तो निश्चित तौर पर पेट एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की मुलाकात में बातचीत इतनी ही, धन्यवाद।